कहानी एक ब्रह्मांडीय आधार से शुरू होती है। कथन बताता है कि एक दिन भगवान ने एक नई दुनिया बनाई। ये एक परोपकारी उद्देश्य के लिए नहीं था, ये एक सन की दुनिया थी जिसे पूरी तरह से भगवान की बोरियत को मारने के लिए बनाया गया था। खूनी लड़ाइयों के माध्यम से वांछित मनोरंजन। भगवान ने इस दुनिया का नाम रसातल रखा है। उसने इस दुनिया को अपनी रचनाओं से भर देना शुरू कर दिया। मानवता और राक्षस समान रूप से। नियम सरल थे, लड़ो, मारो और जिंदा रहो और परमेश्वर तुम्हें पुरस्कृत करेगा। इसके विपरीत आलस्य का मतलब मौत था। संघर्ष और युद्ध जीवित रहने के हताश और अपरिहार्य साधन थे। दृश्यों में एक अराजक शुद्धिकरण को दर्शाया गया है, जहां मनुष्यों को भयानक राक्षसों के खिलाफ खड़ा किया जाता है। हम तलवारें, कंकालों और जानवरों से टकराते हुए देखते हैं। खून बह रहा है और सिक्की और रत्न हत्याओं के लिए पुरस्कार के रूप में गिरते हैं। ये एकमात्र मनोरंजन था जो भगवान को संतुष्ट करता था। दृश्य एक अंधेरे किरकिराते युद्ध के मैदान में बदल जाता है, जो मानवता के रसातल में प्रवेश करने के बाद 50 साल की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। हम एक ड्रैगन जैसा राक्षस और एक लड़ाई की खूनी परिणाम को देखते हैं। एक पात्र खून खांस रहा है। क्यूक एक विशाल अजगर जैसे प्राणी को मारने की कोशिश करने के बाद लेकिन असफल रहा। वो विजयी होने में विफल रहा, लेकिन थक गया, खून खांसने लगा। वो खुद का मजाक उड़ाता है और मनी मन हंसता है। गूंगा बकवास, ये देखते हुए कि उनके प्रयासों के बावजूद वे सभी वैसे भी खराब हो गए हैं। ये स्थिति की निराशा का प्रतीक है। यहां तक कि जीत भी लंबे समय में हार की तरह लगती है। विशाल ड्रैगन जैसा निर्माता लड़ाई खत्म करने के लिए प्रकाश की एक बड़ी गेंद फेंकता है। यह देखने के बाद उसकी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई है। उसने मन में सोचा, अगर ये वे लोग होते तो वे सफल होते, अगर ये वो होता। दृश्य मानव मुख्यालय में बदल जाता है। अभी अभी अंतिम डेथ स्क्वाड का निधन हो गया। अंतिम डेथ स्क्वाड नष्ट हो गया है, जिससे केवल 4 जीवित लोग एक मंदिर में खड़े हैं। ये चारों मानवता के पूर्ण शिखर हैं, अरबों में से केवल जीवित बचे हुए। उन्हें अंतिम डेथ स्क्वाड के रूप में पेश किया गया है। पेश की गई पहली महिला एक महिला है जिसका नाम एरिस है। वो वाल्किरी की सम्राट है। वो नेतृत्व और परोपकार का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा पेश किया गया टेमा का बुद्धिजीवी है, कैल्डियन, भूरे बालों और चश्मे वाला एक आदमी, एक किताब या स्टाफ पकड़े हुए। इतिवृत्ति में वो बुद्धि और रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे को योद्धा के रूप में पेश किया गया है, कॉन्ग ताय, एक बड़ी तलवार वाला एक मांसल आदमी। वो कच्ची शारीरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आखिरी है कांगहंसु, प्रोटैगोनिस्ट, एक काले बालों वाला आदमी जो छाया में थका हुआ बैठा है। वे एक सुरक्षित कक्ष में खड़े हैं जो बाहर के राक्षसों के खिलाफ आखिरी लड़ाकू गड्ढा है। ध्यान कमरे के केंद्र में तैरती हुई एक चमकती हुई जादुई कलाकृति पर केंद्रित हो जाता है। उनकी आखिरी आशा, एर्केनियल का टाइम स्पेस क्रिस्टल। क्रिस्टल एक पौराणिक वस्तु है जिसमें किसी को अतीत में वापस भेजने की शक्ति है, लेकिन एक क्रूर सीमा है। केवल एक ही व्यक्ति वापस आ सकता है। समूह को यह तय करना होगा कि क्रिस्टल का उपयोग कौन करेगा। कांगताय पूछता है, क्या यह पहले से स्पष्ट नहीं है कि कौन जा रहा है? वो मजाक में कैल्डियन की तरफ देखते हुए कहता है, हम में सबसे मजबूत, उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि कौन है ना? कैल्डियन नाराज होकर अपने चश्मे को ऊपर धकेलता है और जवाब देता है, मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे एक सेकंड के लिए भी कुछ उचित उम्मीद की। कैल्डियन जानता है कि वो स्मार्ट है, लेकिन उसके पास सभी को बचाने के लिए जरूरी शारीरिक निर्दयता नहीं है। मध्यस्थ एरिस बहस को रोकने के लिए कदम उठाती है। वो उन्हें संयम में रखने की चेतावनी देती है क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो गंभीर वास्तविकता का खुलासा करती है क्योंकि गोल्डन ड्रैगन से लड़ने के लिए भेजे गए अधिकांश वॉल्किरीज गिर गए हैं। ये केवल समय की बात है कि ड्रैगन हमें नष्ट करने के लिए मंदिर में आए। वो अपने कर्मचारी को नीचे पटक देती है। इससे संकेत मिलता है कि निर्णय तुरंत लेना चाहिए। एरिस अंतिम निर्णय लेती है। वो सीधे छाया में बैठे आदमी को देखती है। हम में से केवल एक ही जो अतीत में लौट सकता है, तुम, कांगहंसु। दृश्य मुख्य नायक हंसु में बदल जाता है। उसने खुद से कहा, मैं? वो कहता है, मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। वो नरक का विचार करता है जिसे उसने सहन किया है। 50 साल तक हर दिन वो बार बार लड़ता रहा है। वो अपनी आत्मा से थक गया है। वो पूछता है, क्या इस तरह से मर जाना भी ठीक नहीं है?
वो अनिवार्य रूप से अपने साथियों के साथ मृत्यु में आराम करना चाहता है। एरिस उसके पास जाती है और धीरे से उसके खून से सने हाथ पकड़ लेती है। वो उसे चेतावनी देती है, उसे इतना कमजोर नहीं लगने के लिए कहती है। वो पूरी मानव जाति का बोझ उसके कंधों पर रखती है, मानवता की आशा। अब हंसू तुम्हारे हाथ में है। उसके लिए उसका अंतिम निर्देश सरल, बहुत भारी है, आशा मत छोड़ना। समूह के बुद्धिजीवी कैल्डियन ये स्पष्ट करने के लिए आगे आते हैं कि हंसू को दूसरों के ऊपर क्यों चुना गया था। यह केवल एक यादृच्छिक निर्णय नहीं था, यह ठंडी कठोर क्षमता पर आधारित था। कैल्डियन एक महत्वपूर्ण तथ्य बताता है, यह तथ्य कि आपने हमसे 20 साल बाद शुरुआत की, फिर भी इस स्थिति में यहां अभी भी हैं। ये इसी से सिद्ध होता है। उनकी टाइमलाइन की त्रासदी है कि हंसू रसातल में बहुत देर से पहुंचा। कैल्डियन का सिद्धांत है, हंसू क्या तुम्हारी क्षमताएं थोड़ी पहले शुरू हो गई होती या सिर्फ 5 साल पहले तो वर्तमान समय अलग होता। हंसू को शुरुआत में वापस भेजने से उसके पास वो समय होगा जो मूल रूप से उनमें से किसी के पास भी नहीं था। कांगताय, जो मानसल सबसे पहले सबसे मजबूत होने के बारे में मजाक करता था, अब भारी वातावरण को हल्का करने के लिए अपने विशिष्ट हास्य से मिश्रित अपना सच्चा सम्मान पेश करता है। वो स्वीकार करता है, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे कौशल को भी मानता हूं, लेकिन यदि तुम वास्तव में नहीं जाना चाहते हो तो बेशक बोलो। यदि मैं वापस जाता हूं तो मुझे वे सभी वस्तुएं मिल सकती हैं जो मैं पहले नहीं पा सकता था। वो जल्दी से खुद को ठीक करता है, सुनिश्चित करता है कि हंसू जानता है कि मिशन उसके सफल होने के लिए है। मेरा मतलब तुम था, तुम उन सभी को ले सकते हो। वो हंसते हुए स्वीकार करता है कि हंसू वास्तव में केवल वही है जो वापस जा सकता है। अपने साथियों के विश्वास और मजाक को सुनकर तनाव हंसू को छोड़ देता है। वो एक छोटी आत्मविश्वासी मुस्कुराहट देता है, उसने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। महान गोला टाइम स्पेस क्रिस्टल ऊर्जा के साथ घूमने और चमकने लगता है। जैसे ही ऊर्जा बढ़ती है, कांग हंसू खड़ा हो गया और समय में वापस जाने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही टाइम स्पेस क्रिस्टल एक्टिवेट होना शुरू होता है और कांग हंसू जाने की तैयारी करता है, एक भूकंप पूरी इमारत को हिला देता है। दुश्मन अंततः उनकी सुरक्षा का उल्लंघन करता है। एक विशाल विस्फोट या प्रभाव अभ्यारण्य को हिला देता है। एक विशाल भयानक राक्षस, जिसे अक्सर लोर में गोल्डन ड्रैगन या एबिसल ड्रैगन कहा जाता है, दीवारों को तोड़ता है, आग सांस लेता है और गरजता है। इसका आगमन उनकी सुरक्षा के तुरंत अंत का संकेत देता है। कैल्डियन ने ड्रैगन के शानदार आगमन को देखा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। उसकी आवाज हंगामे के बीच से गुजरी जब उसने हंसू पर चिल्लाकर कहा कि वो क्रिस्टल पर ध्यान दे ताकि ट्रांसपोर्ट स्पेल सफल हो सके। उसने एरिस और कांगताय को आवाज दी और उनसे आग्रह किया कि वो ड्रैगन को रोकें, इससे पहले कि वो उन सभी को मार डाले। उसकी आवाज में उस व्यक्ति की निराशा थी जो निश्चित मौत से लड़ रहा था और प्लान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। कैल्डियन के चारों ओर सुनहरे जादुई घेरे घूम रहे थे, हवा में जलते हुए जुगनुओं की तरह मंत्र घूम रहे थे। उसने अपने दाहिने हाथ में अपना स्ताफ पकड़ा हुआ था, जबकि उसका बायां हाथ बाहर निकला हुआ था और वो कच्ची जादुई ऊर्जा को आकार दे रहा था। उसके सामने एक चमकती हुई जादुई किताब तैर रही थी, जिसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। उसने हंसू को भरोसा दिलाया, ड्रैगन की सांस तुम तक नहीं पहुंचेगी, मैं डिफेंस एक्टिवेट कर रहा हूं। कैल्डियन का जादू ड्रैगन के हमले से टकराया। एक जबरदस्त धमाका हुआ, सुनहरी रोशनी और आग बाहर की ओर फैली। एक जोरदार क्वांग की आवाज से युद्ध का मैदान हिल गया। सच्चाई का एहसास होने पर कैल्डियन हांफने लगा। वो एक ही समय में डिफेंसिव बैरियर बनाए रखने और टाइम ट्रैवल स्पेल तैयार करने में सक्षम नहीं था। उसने तेजी से एक टैक्टिकल फैसला लिया कि वो पूरी तरह से क्रिस्टल पर ध्यान देगा और योद्धाओं को शारीरिक लड़ाई संभालनी होगी। उसने अपने साथियों की ओर देखा, उसकी आंखों में घबराहट और जल्दबाजी थी। उसका हाथ तेजी से ऊपर उठा और उसने आदेश दिया, जब तक मैं तैयार होता हूं तब तक तुम इसे रोके रखना। अगर वे कुछ सेकंड के लिए भी नाकाम रहे तो स्पेल खत्म हो जाएगा और इंसानियत खत्म हो जाएगी। कांगताय और एरिस आगे बढ़े। कांगताय बिना शर्ट के, जख्मों से भरा और आत्मविश्वास से खड़ा था, लगभग मौत के सामने मुस्कुरा रहा था। एरिस उसके बगल में मजबूती से खड़ी थी, उसका भाला तैयार था और उसका लबादा उसके पीछे लहरा रहा था। कांगताय ने हिम्मत से जवाब दिया, ये हम पर छोड़ दो। फिर उसने एक लापरवाह मुस्कान के साथ कहा, अब मैं तुम्हें अपने स्किल्स क्यों ना दिखाऊं। एरिस हवा में उछली, उसका लबादा पंखों की तरह लहरा रहा था, उसका भाला चमक रहा था जब वो आगे बढ़ी और उसने पहला वार किया। मैं पहले जाऊंगी, मेरे पीछे आओ। उसके चारों ओर एक गोल घेरा बना, जिससे एक जादुई सरसराहट हुई।
उसने ड्रैगन के आने वाले हमले को रोकने के लिए अपनी डिफेंसिव तकनीक तैयार की। गोल्डन ड्रैगन आसमान में छा जाता है, विशाल, डरावना, आंखें लाल चमक रही हैं। उसका मुंह चौड़ा खुलता है, रेजर जैसे दांतों की कतारें उसे कुचलने के लिए तैयार हैं। उसके चारों ओर काली ऊर्जा जमा हो रही है, एक विनाशकारी हमले की तैयारी में। एरेस अपना भाला नीचे की ओर मारती है, जिससे सुनहरी रोशनी का एक धमाका होता है। उसके सामने एक विशाल, पारदर्शी गोल्डन शील्ड बनती है, जिस पर एक शानदार निशान बना हुआ है। वो अपना पूरा शरीर उसके पीछे टिका लेती है। ड्रैगन शील्ड से टकराता है, लेकिन शील्ड टिकी रहती है। झटके की लहर पूरे युद्ध के मैदान में फैल जाती है। जोर लगाते हुए एरिस पीछे देखे बिना चिल्लाती है, कांगटाए, अब तुम्हारा मौका है। कांगटाए दहाड़ती हुई लपटों से घिरा हुआ है। गर्मी से उसके चारों ओर की हवा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। जब वो अपने हमले की तैयारी करता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन पिघलने लगती है। वो गुर्राता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से पता है। आंच जैसी दहाड़ के साथ वो अपनी बड़ी तलवार नीचे की ओर घुमाता है। हया! तलवार धरती को हिला देने वाली ताकत से ड्रैगन के सिर पर लगती है। एक जबरदस्त झटका उठता है। क्वांग! विशाल ड्रैगन का संतुलन बिगड़ जाता है और नीचे गिरता है। कांगताए लड़खड़ाता है, पसीना टपक रहा है, सांस कांप रही है। वो एक थकान भरी भारी आह भरता है। उपो! दृश्य बदलता है। केल्डियन चमकते हुए जादुई घेरे के सामने खड़ा हाँफ रहा है। वो बेसब्री से हंसू को देखता है। तुम्हारा टाइम रिवाइंड तैयार है, खुद को इस जगह से बाहर निकालो। तुम्हारा मुख्य हथियार टूट गया है, इस जगह के बारे में सोचना बंद करो। क्लोजअप में एरस का चेहरा दिखता है, कोमल, शांत, विनाश के बीच भी शांत। वो धीरे से मुस्कुराती है, बिना किसी डर के। उसकी आंखें भरोसे, स्नेह और एक अनकही विदाई की बात कहती हैं। इसके अलावा वो कुछ पल के लिए मौन हो गई और फिर बोली, उन लोगों को एक तरफ मत करना जो तुम्हारे पास आते हैं, क्योंकि तुम उन्हें परेशान करने वाला पाते हो। उनकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करना। फिर उसने अनुरोध किया, क्या तुम कृपया एक बार मेरी बात सुनोगे? मैं कोशिश करूंगा, नायक हंसू मुस्कुराते हुए बोला। रिप्ले में एरिस ने कहा, इन परिस्थितियों में भी तुम अभी भी वही हो, है ना? एरिस हाथ में भाला लिए अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार उस जोरदार रोशनी की तरफ बढ़ती है। मुख्य नायक हंसू ने कहा, मैं बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा कैल्डियन। रिप्ले में कैल्डियन ने कहा, कांग हंसू मुझे क्षमा करें, लेकिन तुम्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है। जैसा कि एरिस ने कहा, अनावश्यक मारने का कोई कारण नहीं है। वो कुछ पल के लिए रुकता है, लेकिन उन तिलचट्टों पर दया मत करना जो युद्ध के दौरान नुकसान पहुंचाएंगे। केवल उन्हीं को बचाओ जो जीने के बारे में। एक गहरी और क्रूर आवाज में वो बोला, इसके अलावा निर्भीक सम्राट क्लेमेंटाइन, तुम ये सुनिश्चित करना कि तुम कम से कम उसको मार डालो। कांग हंसू समझा। हंसू और केल्डियन एक पल के लिए रुकते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। केल्डियन चिल्लाते हुए एक प्रभावशाली जादू करना शुरू करता है। फिर तैयार हो जाओ। मुख्य नायक समय रेखा को बदलने की आशा करने के लिए अतीत में वापस आने के लिए समय स्थान ओर्ब की ओर बढ़ता है। अन्य 3 पीछे के सदस्य उसे आखिरी बार देखते हैं और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। केल्डियन गोल्डन ड्रैगन को रोकने के लिए एक प्रभावशाली जादू करना शुरू करता है। वो अपनी ग्रिमवोर खोलता है, एक अवरोध या काउंटर अटैक बनाने के लिए सुनहरे जादू के घेरे और ऊर्जा विस्फोटों की बौछार करता है। फ्लैश पर फ्लैश संघर्षों, और ये समाप्त हो सकता है। अगले दृश्य में ये अतीत हो सकता है जहां हमारा एमसी जाना चाहता है और इस पर केंद्रित होता है। हम कहाँ हैं? क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? ये जगह कहाँ है? लोगों की भीड़ चिल्लाने लगी। इस समय हंसू की 5 इंद्रियां जो लाइट से जम गई थीं, तेजी से ठीक होने लगी। ये सफल रहा, लेकिन क्या मेरे सिर में इतना दर्द होना चाहिए? वो अंतर्ज्ञान से जानता था कि वो वास्तव में अतीत में लौट आया है। इस बार वो खुद से वादा करता है कि वो असफल नहीं होगा।